हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का आज के इस क्लास में। तो आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं आपके सामने। क्या लेकर? तो कॉस्मोस का एनसीईआरटी सार संग्रह लेकर। इसमें हमने पिछले क्लास में एक टॉपिक देखा था ज्योग्राफी का, जो था जलमंडल। और आज की जो हम क्लास करेंगे उसमें देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह के बुक का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा ज्योग्राफी का, वो है सागरीय तापमान के बारे में। जो सागरीय तापमान होता है और उसके अंदर जो लवणता यानी कि जो नमकीन खारापन जो होता है, और उसमें जो ज्वार भाटे आता रहता है हमेशा, उसके बारे में कि वो कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हम चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि ओशन टेम्परेचर और सैलिनिटी और टाइड ये सभी कैसे उत्पन्न होते हैं समुद्र में। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कैसे उत्पन्न होता है, इसमें क्या क्या कारक है इसमें जिम्मेदार है इसके उत्पत्ति में। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं जो इस प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि क्या कारक हैं जो इसके महासागरीय जो जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। एक तो है कि अक्षांशीय स्थिति, यानी हम अगर ग्लोब की बात करें तो इस तरह से अगर ग्लोब गोल है और इसको हम बीच से हम ना एक लाइन खींच देते हैं, तो ये जो लाइन होती है एक इमेजिनरी लाइन है जिसको काल्पनिक रेखा बोलते हैं हम, और ये भूमध्य रेखा भी बोला जाता है इसको। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम इसको विषुवत रेखा। तो ये यहाँ पे कई सारी जो है काल्पनिक लाइनें खींची गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा कि जिससे कि हम एक पार्टिकुलर स्थिति को दर्शा सके वहाँ पे ग्लोब पे। इस तरह से जो लाइन है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड यानी कि अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, और इस तरह से जो लाइन खींची गई है इस पे काल्पनिक रेखाएं, उसको बोलते हैं देशांतर। ठीक है, देशांतर लाइन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर महासागरीय जल का तापमान जो है प्रभावित होता है या कम या कहीं पे ज़्यादा होता है, तो उसका जो एक कारक ये भी है कि वो जो स्थान है, वो जो महासागर है, वो किस इस लैटिट्यूड पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। यानी यहाँ 0 डिग्री होता है यहाँ से, और जैसे-जैसे ऊपर बढ़ते हैं हम 1 2 3 4 ऐसे करते-करते यहाँ तक आते-आते 90 डिग्री पहुँच जाता है। ठीक है, वैसे ही साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ हम भागते हैं, तो करते-करते यहाँ तक, यहाँ भी 90 डिग्री पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो अक्षांशीय विस्तार होता चला जाता है ऊपर की तरफ 0 से लेकर 90 डिग्री, फिर 0 से लेकर 90 डिग्री दक्षिण तक। तो इस तरह से होता है अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारक है जिससे कि अलग-अलग जगह पे अलग-अलग सागरों का तापमान घटते-बढ़ते रहता है। और दूसरा जो कारक है वह है सनातनी प्रचलित पवनें, यानी कि वहाँ पे जो हर लोकेशन पे कहीं पे जो पवन चलती है वहाँ पे सनातनी पवनें, तो वो पवन जो है किस तरह की चलती है ये भी मैटर करता है कि वहाँ का तापमान कैसा रहेगा। और तीसरा पॉइंट है जो कि स्थलीय या तथा जल का असमान वितरण, यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी जगह पे, किसी भी पार्टिकुलर जगह पे कितना वहाँ पे स्थल भाग है और वहाँ पे कितना जल आवरण जो घिरा हुआ है, तो वो भी मैटर करता है कि वहाँ के जो महासागरीय जल के जो तापमान है कैसी रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड जो कारक है वह है महासागरीय धाराएँ, कि वहाँ पे जो महासागर की धाराएँ हैं किस तरह की धाराएँ हैं, गर्म धाराएँ हैं, ठंडी धाराएँ हैं, या किधर की तरफ फ्लो कर रही है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर फ्लो कर रही है या ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर फ्लो कर रही है। तो इसका जो फ्लो होता है ओशन करंट का, ये भी मैटर करता है कि वहाँ का जो तापमान है कैसा रहेगा, महासागर के जल का तापमान कैसा रहेगा। और यहाँ पे एक और कारक है जो कि समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव, यानी जैसे मैंने बोला कि कोई भी स्थल खंड है वहाँ पे जो उस महासागर के पास, तो उस महासागर के पास जो है किस तरह से जो स्थल खंड का बनावट है और किस तरह से जो वहाँ पे विस्तार है, वो भी मैटर करता है कि जो वहाँ के जो सागरीय जल का जो तापमान है वो कैसा रहेगा। और यहाँ पे जो सेकंड लास्ट पॉइंट है कि लवणता, यानी कि सैलिनिटी पे भी डिपेंड करता है कि जो महासागर का जल का तापमान किस तरह का रहने वाला है। सैलिनिटी मतलब नमकीन यानी खारेपन का जो क्या है, किस तरह का नेचर है उस वहाँ के सागर सागर का, वो भी वहाँ पे इसके में कारक में प्रभाव कर डालेगा कि तापमान वहाँ का कैसा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे जो है लास्ट हमारा इसमें कारक बता रहा है कि प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल, यानी कि आइस फ्लोज और आइस बर्ग्स जो होते हैं, ये जो है बड़े ही ऊंचे अक्षांश माने इसका मतलब ये होता है कि आप प्लेन से देखें और जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ऊंचे स्थानों पे क्या होता है कि बर्फ़ जम जाती है। ठीक है, तो जो इस तरह का हिमखंड जहाँ पे होगा ना, वहाँ का जो समुद्री तापमान होगा वो स्वाभाविक सी बात है बर्फ़ वाला जगह होगा, तो वहाँ पे ठंडा उसका जो तापमान होगा सागर का, वो ठंडा होगा बर्फ़ की वजह से। ठीक है, तो ये भी एक जो है कारक है जिससे कि महासागरीय तापमान का हम ये जो है पता कर सकते हैं कि हम वहाँ पे महासागर का जो धारा है वो किस तरह का है, तापमान ठंडा है, ठंडा क्यों है, गर्म है तो गर्म क्यों। तो ये सारे जो कारक हैं, ये सारे जो यहाँ पे कारक हमने पढ़े हैं कि ये सारे कारक जो है
महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या-क्या कारक हैं। तो अक्षांशीय स्थिति, ठीक है, लैटीट्यूड जिसको बोलते हैं, सनातनी प्रचलित पवनें यानी कि प्रिवेलिंग विंड्स, और थर्ड जो पॉइंट है कि ये कारक है स्थल तथा जल का असमान वितरण, ठीक है, और महासागरीय धाराएँ, समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट लैंड मासेस, और सिक्स्थ है जो लवणता, ठीक है, लवणता कैसी रहेगी वहाँ पे, तो वो भी मैटर करेगा कि वहाँ के जल का तापमान, महासागर का तापमान कैसा रहेगा। और लास्ट है जो है प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल यानी आइस फ्लोज और आइसबर्ग का जो है ना वहाँ पे स्थिति वो कैसा है, उसी अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है सागरीय जल का तापमान रहेगा। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा क्या लिखा है कि सागरीय जल में लवणता प्रति 1000 ग्राम प्रतिशत कितनी होती है, तो 30% जो है लवणता होती है सागर के जल में, यानी कि 100% अगर पूरा पानी ले लें तो उसमें से 30% तो सिर्फ उसमें लवणता ही होती है, यानी सैलिनिटी ही होती है, नमकीन खारापन होता है, ठीक है। अब आगे पॉइंट है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो भूमि। इसका ये तात्पर्य हुआ कि जो भी सागर है, मान लिए सॉरी कि अगर यहाँ पे कोई सागर है और इसमें जो कितना खारापन है, तो वो मैटर करता है कि यहाँ का जो भूखंड है, यहाँ पे मान लें तो कोई भूखंड है और यहाँ से जो नदियों से जो पानी जा रही है और जाके अंततः वो जाके समुद्र में ही मिलती है। तो वो नदियों से जो है ना जो लैंड से उस पे से जाता है क्या नमकीन कोई भी चीज़, वेस्ट मटेरियल या कोई भी कचरा टाइप का होता है तो उसमें नमकीन ज़्यादा होता है। तो ये क्या होगा अंततः वो जाके समुद्र में ही मिलता है। तो इस तरह समुद्र में मिलने के बाद जो है उस समुद्र को पानी को और नमकीन बना देता है, यानी सैलिनिटी बढ़ा देती है। तो ये जो है सागरीय लवणता जो है इसका मुख्य स्रोत इसलिए बताता है कि भूमि जो है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड की होती है। चलिए वो तो पता चल गया कि हाँ भूमि इसमें योगदान देती है कि हाँ सागरों की लवणता कितनी होगी, कैसे होगी, या ज़्यादा क्यों है, तो भूमि की वजह से। लेकिन सबसे ज़्यादा हर तरह के लवण कई प्रकार के होते हैं, यानी कि नमकीन कई तरह की चीज़ होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या है कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, यह जो है एक साधारण नमक है जो हम लोग खाने में भी यूज़ करते हैं, और यही जो है सबसे ज़्यादा समुद्र में कोई नमकीन पाया जाता है, नमक पाया जाता है तो NaCl ही पाया जाता है, जो कि कितना परसेंट है, तो 77.8% है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि ग्रेट साल्ट झील यानी ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पे स्थित है, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, यूएसए। चलिए विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर झील कौन सी है, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो लवणीय है यानी कि सबसे ज़्यादा नमकीन जो है वह तुर्की का एक वान झील है, जो 330% जो है ना नमकीन है, यानी कि लगभग बोले 3 गुना और के मुकाबले में 3 गुना 3.25 गुना जो है ये ज़्यादा लवणीय है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है पॉइंट कि अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना होता है, तो अरब सागर जो आप जानते होंगे जैसे इंडिया ऐसे है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है वो है वो इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में भी यहाँ पे सारे इंडियन ओशन की बात कर ले तो इंडियन ओशन के यहाँ पे जो है अरब सागर है और यहाँ पे जो है बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे जो अरब सागर है इसके बारे में बात कर रहा है कि इसकी लवणता कितनी है, तो ये 35% लवणता है इसकी, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि जॉर्डन के मृत सागर यानी डेड सी में औसत लवणता कितनी है, तो यहाँ पे 238% जो है लवणता है, कहाँ क्या, जॉर्डन देश के मृत सागर का, ठीक है। इसका लवणता कितना है, 230 है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि तुर्की का वान झील है उसका कितना है, तो 330% लवणता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए कि तुर्की का जो वान झील है वो सबसे ज़्यादा लवणीय झील है, ठीक है। चलिए अगर हाँ, अगर इसमें ये पूछ लेता है कि कौन-सा जो है सबसे बड़ा लवणीय झील है, तो इसमें कैस्पियन सागर जो हो जाता है, कैस्पियन सागर सबसे ज़्यादा लवणीय झील होता है। कैस्पियन सागर जो है, ये सबसे ज़्यादा लवणीय, लेकिन सबसे बड़ा लवणीय हो गया। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा की बात करें कि सबसे ज़्यादा लवणीय कौन है, तो वो तुर्की का वान झील है, ठीक है? इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है, तो सारगेसो सागर को जो है महासागरीय मरुभूमि के रूप में जो है इसको संबोधित किया जाता है, और ये है कहाँ पे, तो अटलांटिक सी में, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि तापमान का क्षैतिज वितरण, यानी कि कोई भी जो है किसी स्थल पे किसी पोजीशन पे कितना भूमि का तापमान रहता है, ये इसका जो है ना क्षैतिज वितरण। एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण, ऐसे ऊपर जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। क्षैतिज वितरण होता है ऐसे की तरफ जाता है, ठीक है, सीधा नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह का वितरण जो है कैसे-कैसे और किस अक्षांशीय रेखा पे कितना तापमान है पूरे पृथ्वी पर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि अगर मान ली ग्लोब ऐसे गोल है, ठीक है, और बीचों-बीच एक 0 डिग्री लाइन है यहाँ पे, जिसको हम इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा बोल देते हैं। तो ऊपर की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ और नीचे की तरफ जाते हैं तो
साउथ, ठीक है। तो साउथ में जाएँगे, अगर यहीं से क्या होता है कि 0 डिग्री होता है और फिर मैंने बताया भी था कि ये जाते-जाते यहाँ तक 90 डिग्री पहुँचता है। वैसे यहाँ से जाते-जाते यहाँ तक 90 डिग्री पहुँचता है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे करते-करते ये पूरा 90 डिग्री पहुँचता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश, यानी कि अगर ये 0 से 10 डिग्री लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है, मिड पॉइंट, यहाँ से 0 डिग्री ऊपर 10 और यहाँ से 0 डिग्री से लेकर नीचे 10, यानी कि इतना जो लोकेशन है, ये वाला लोकेशन, इस लोकेशन पे जो है प्रशांत महासागर की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर रहता है कितना, 26, लगभग 26.01% जो है टेम्परेचर सेल्सियस होता है, ठीक है। और वहीं पे अटलांटिक महासागर की बात करो तो वहाँ रहता है इसी लोकेशन पे कितना, 25 डिग्री, ठीक है। हिंद महासागर का टेम्परेचर कितना होता है, 27.14। ऐसे ही करके जो पूरा जो है टेम्परेचर बताया हुआ है कि 10 से लेकर 20 डिग्री के बीच में कितना टेम्परेचर यहाँ प्रशांत में कितना है महासागर, और ये अटलांटिक महासागर में कितना है, हिंद महासागर में कितना है। तो ये टेम्परेचर करके बताया गया है। इसको आप चाहें तो इसको वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। लिखा है कि नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि विभिन्न महासागरों में महासागरों की लवणता। अब अलग-अलग महासागर का लिस्ट दे दिया गया है और बताया गया है कि कहाँ किस महासागर की लवणता कितनी है, यानी सैलिनिटी कितनी है। तो महासागर की औसत लवणता ऐसे जो होती है वो 35% होती है, ठीक है। ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछता है कि औसत लवणता महासागरों की कितनी होती है, 35% याद रखना। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि प्रशांत महासागर, यानी प्रशांत महासागर जो है इसकी औसत लवणता कितनी है। महासागरों की तो औसत लवणता होगी 35, लेकिन स्पेसिफिक किसी हर एक महासागर की बात कर ले तो इसमें प्रशांत महासागर की लवणता कितनी है, तो 31 से लेकर 35% है। अब है अटलांटिक महासागर की औसत लवणता कितनी है, तो 36% है। वहीं हिंद महासागर जो हमारे देश के नीचे का जो महासागर आता है उसका भी 35 डिग्री, यानी कि अटलांटिक और अटलांटिक लगभग 1 मिनट, अटलांटिक कहाँ है, अटलांटिक भी आएगा एक जगह। चलिए ठीक है, बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं पहले। तो बंगाल की खाड़ी की लवणता कितनी है, तो ये है 30%, ठीक है। अरब सागर की लवणता कितनी है, तो 36%, ठीक है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे लिखा है कि ग्रेट सॉल्ट लेक, यानी कि सॉल्ट लेक कहाँ पे है, तो ग्रेट सॉल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी लवणता 220% है। और अयनवर्ती अक्षांशों पर महासागरीय लवणता कितनी है, तो 38% है। वहीं पे चलिए बात करें कि खुला महासागर, तो खुला महासागर की लवणता कितनी है, तो 33 से लेकर 37% तक है खुले महासागर की लवणता। वहीं पे अगर कैस्पियन सागर की जो है उत्तरी भाग में लवणता बात करें तो 14% है। अभी उस समय जब हम बात किए थे ये बोले थे कि सबसे बड़ी लवणीय झील यानी कि सागर कौन-सी है, तो वो जो है ये कैस्पियन सागर है। सबसे ज़्यादा लवणीय, सबसे बड़ा लवणीय नहीं, सबसे ज़्यादा लवणीय बोले तो वो बोला जाएगा वान झील जो तुर्की का है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा लवणीय बोलेंगे तो ये कैस्पियन सागर बोला जाता है। चलिए इसे मेंशन नहीं किया लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको ऐसे। चलिए आगे लिखा है कि काराबुगास की खाड़ी लवणता, इसकी लवणता कितनी है, तो ये इसका है 33% लवणता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ज्वार-भाटा उठते हैं तो वो कैसे उठता है? तो लिखा है लघु और निम्न ज्वार-भाटा की उत्पत्ति कैसी होती है, ठीक है? चलिए हम अभी पढ़ लेते हैं, थोड़ा इसको ज़ूम आउट करते हैं। हाँ, तो लिखा है कि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की लंबवत स्थिति, ठीक है ना? ऐसी स्थिति में क्या होता है, ज्वार का उत्पन्न होता है, ठीक है? ज्वार क्या होता है, जो लहरें उठती हैं ना समुद्र में, तो बड़ी-बड़ी लहरें उठती हैं तो ज्वार है, ठीक है? और वो उसकी जो क्षमता है या फिर उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो वही ज्वार-भाटा के रूप में लेता है। जब वो ज्वार कभी समुद्र के किनारे है तो वो दूर तक जाएगी तो भार जाए, जब लेके जाएगी पानी को फिर वापस तो वो भाटा कहलाएगी, ठीक है? इस तरह से ज्वार-भाटा उठता है। तो ये कैसे है, इसका कारक क्या है, क्यों उठता है, तो इसके बारे में देखिए लिखा हुआ है कि अगर पृथ्वी इस पोज़ीशन पे है, सन इस पोज़ीशन पे है, ठीक है? और चंद्रमा इस पोज़ीशन पे है, तो क्या होगा कि इसका जो है गुरुत्वाकर्षण है, हर एक पिंड का कोई ना कोई गुरुत्वाकर्षण होता है। तो ये जो सूर्य है इसका गुरुत्वाकर्षण इसको खींचेगा इधर की तरफ। ऐसे ही चंद्रमा जो थोड़ा उसका गुरुत्वाकर्षण इसका भी होगा तो ये भी अपने इधर तरफ खींचेगा। इससे क्या होगा कि इसका बल इधर लगेगा, इसका बल इधर लगेगा और इसके बल का परिणाम इधर की अपोज़िट साइड में दिखेगा। तो इस सूर्य का बल का परिणाम जो दिखेगा इसके जस्ट अपोज़िट यहाँ दिखेगा, ठीक है? यानी कि यहाँ पे कुछ हरकत देखने को मिलेगा पृथ्वी के यहाँ वाले भाग पे, ठीक है? वैसे ये अगर इधर खींचता है चंद्रमा तो इसके वजह से इसका जो हरकत देखने को मिलेगा यहाँ पे, इस वाले भाग पे, ठीक है? चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर से बोलता हूँ। चलिए, तो इसका जो इस असर यहाँ दिखेगा और इसका असर जो है यहाँ दिखेगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि यहाँ के जो पानी होंगे पृथ्वी तल पे, तो ये जो हमेशा जो है ना यहाँ पे मूव करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे ज्वार-भाटा आएगी, ठीक है?
तो इस तरह से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अब पढ़ लेते हैं क्या है कि ज्वार भाटा के बारे में कि क्या-क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखा है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो पहला कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्वाकर्षण यानी कि एक बल है जिसके खींचने की वजह से उसके अपोजिट साइड में एक उसका जो परिणाम निकलता है वही हो जाता है, क्या हो जाता है? ज्वार भाटा में उत्पन्न होता है। दूसरा कारण है कि अभिकेंद्रीय बल, एक बल अंदर की तरफ लगता है, उसी को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। कोई भी बल जैसे कि खींच रहा है कोई गोलीय पिंड को, तो अंदर की तरफ जो बल लगता है ना, उसको अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। अपकेंद्रीय बल क्या हो गया? तो उसके बाहर की तरफ बल लगता है, तो उसको हम बोलते हैं कि अपकेंद्रीय बल है। कोई भी बल जैसे कि इसके अंदर बीच में है, तो ये बल अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये अभिकेंद्रीय बल है। लेकिन यही बल अंदर की नहीं, बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये कौन सा है? अपकेंद्रीय बल है। तो यानी अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल और साथ में गुरुत्वाकर्षण बल जो खींच रहा है साइड से कुछ कोई पिंड, तो वो वाला बल, यानी तीनों जो है इसका कारक होता है, जिससे कि क्या होता है? ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। चलिए, नेक्स्ट है कि एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कि दैनिक ज्वार भाटा कहा जाता है। एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता है, तो उसे हम बोलते हैं कि दैनिक ज्वार भाटा। महासागर में ऊँची जल तरंगें किससे उत्पन्न होती है? तो चंद्रमा की वजह से। तो ज बोल रहा है कि महासागर में ऊँची जल तरंगें क्यों उत्पन्न होती हैं? एक तरह से ज्वार भाटा का रूप है ये भी। तो हमने बताया था पहले ही कि क्या लिखा है इसमें, कि जो है चंद्रमा जो है इसका जो बल खींचता है, इस वजह से भी ज्वार भाटा आता है, ठीक है। तो इस वजह से लिखा हुआ है यहाँ पे कि महासागर में ऊँची जल तरंगें जो उत्पन्न होती है वो किस वजह से होती है? तो चंद्रमा की वजह से। चलिए ठीक है। आगे लिखा है कि ये क्या है कि जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में अर्थात सिजगी बनाएँगे, एक सिजगी जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी है और सूर्य यहाँ पे है और मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे है, तो एक सीधी रेखा में आ रहा है, तो एक सिजगी बनाया, ठीक है। इसको सिजगी का नाम दिया जाता है। तो सिजगी जो बना इस समय क्या होता है, तो क्या होता है कि बृहद ज्वारभाटा बनता है, क्या बनता है? बृहद ज्वारभाटा उत्पन्न होता है। अब हो सकता है कि पृथ्वी इस लोकेशन पे हो और चंद्रमा इस लोकेशन पे हो और सन इस लोकेशन में, फिर भी ऐसे सीधी रेखा में बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस स्थिति में भी बृहद ज्वारभाटा बनेगी और इस स्थिति में भी बृहद ज्वारभाटा का उत्पन्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक स्थान एक स्थान पर एक दिन में 2 बार उत्पन्न ज्वार को मध्य में कितने समय का अंतर होता है? तो अगर एक ही स्थान है कोई जगह, ठीक है ना, पृथ्वी का कोई प्लेन, एक प्लेस है यहाँ वाला, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई मान लेते हैं कि क्या क्या होता है कि ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, तो अगर 2 बार एक ही जगह पे हो जा रहा है, तो वो कितने देर का अंतर में होगा? तो ये बोला है 24 घंटे 26 मिनट के बीच में अंतराल होगा, तब दूसरा ज्वार भाटा आएगा, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए, एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है नीचे में कि पृथ्वी के परिभ्रमण यानी घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा उत्पन्न होता है। क्या बोलना चाह रहा है कि परिभ्रमण मैंने बताया था पहले क्लास में कि परिभ्रमण क्या होता है? अपने ही अक्ष पे घूमना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये परिभ्रमण है। परिक्रमण क्या होता है कि ये जो पिंड है, ये अपने अक्ष पे नहीं घूम रही है, किसी और पिंड के जाके चारों तरफ घूम रही है, तो ये हो गया परिक्रमण। तो ये जो लिखा है कि परिभ्रमण की वजह से 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पे यानी अपने अक्ष पे घूमने की वजह से किसी पिंड का, तो क्या होगा, 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। तो इस ये जो है मतलब ये कारण है कि 24 घंटे में क्यों 2 बार भाटा आता है, ठीक है। चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन हम आपके लाए हैं इससे रिलेटेड। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा अपने मन में, ठीक है। उसके बाद मैं लास्ट में आंसर बताऊँगा ही। चलिए, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। लिखा है कि महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन-सा है? तो पहला ऑप्शन है पर्वत श्रृंखला, अक्षांशीय स्थिति, वायु दाब और नमी। तो नमी से इसका कोई संबंध नहीं है, पर्वत श्रृंखला से इसका कोई संबंध नहीं है। वायु दाब और अक्षांशीय स्थिति में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो अक्षांशीय स्थिति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अक्षांशीय स्थिति ही मैटर करता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सागरीय जल की औसत लवणता कितनी होती है? अगर आपने ढंग से याद किया है तो आपको पता होगा कि औसत लवणता कितनी होती है सागरीय जल का? तो ये होता है 35% होती है, ठीक है ना? आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सही है, देखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक उदन किस तत्व का होता है? पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड? तो हमने पढ़ा था कि हम लोग साधारण नमक खाते हैं NaCl, ठीक है ना? एक साधारण नमक है और इसी की जो है ना सबसे ज़्यादा मात्रा किसी भी समुद्र में या फिर सागर में मिलती है, तो ये जो है सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ स्थित है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस या तुर्की या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर बताइएगा सब लोग, क्या आंसर होगा इसका? एक मिनट। चलिए, इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका में ये जो है
आपका ग्रेट साल्ट लेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय सागर झील कौन सी है? मृत सागर, अरब सागर, वान झील या फिर बंगाल की खाड़ी, कौन सी है? एक मिनट रुकिएगा। तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय सागर झील कौन सी है? तो मृत सागर, अरब सागर, वान झील या बंगाल की खाड़ी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वान झील जो है तुर्की में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि मृत सागर यानी डेड सी की औसत लवणता लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 238 जो हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 238 इसका मृत सागर का औसत लवणता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कौन सा सागर महासागरीय मध्यम के रूप में जाना जाता है? महासागरीय मध्यम के रूप में कौन सा महासागर जाना जाता है? अरब सागर, कैरेबियन सागर, सारेगासो सागर या बंगाल की खाड़ी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 8 जो इसका है क्या लिखा है कि महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? पवन के प्रभाव की वजह से, या फिर सौर विकिरण की वजह से, या फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से, या फिर लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि महासागरीय की धाराओं की वजह से। तो ज्वार भाटा का सबसे प्रमुख कारण जो है वो है गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन इसका जो हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, ये पूछ रहा है कि एक स्थान पर एक दिन में एक बार ज्वार और एक बार भाटा आने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऐसा हमने पढ़े थे कि ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? मिश्रित बोलते हैं, या फिर द्विदिन ज्वार भाटा बोलते हैं, या फिर दैनिक ज्वार भाटा, या फिर संयुक्त। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दैनिक ज्वार भाटा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट वाला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण प्रत्येक स्थान पर ज्वार एवं भाटा का समय अंतराल कितना होता है, यानी कितना अंतर होता है? तो ये 23 घंटे, 24 घंटे, या 24 घंटे 26 मिनट, या 25 घंटे। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 24 घंटे 26 मिनट। तो इस तरह से हमारा जो आज का पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया क्लास, और कोशिश किया कि अच्छे से आप लोग को समझाएं और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाएं, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े आप लोग का। ठीक है, चलिए अब आपको एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं जो कि आपको कमेंट में आंसर बताना ये है कि कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर की लवणता कितनी है? ठीक है, कैस्पियन सागर की लवणता कितनी है? ऑप्शन ए में बताया जा रहा है 13%, बी में है 20%, सी में है 10%, और ऑप्शन डी है आपका 50%। आंसर सही बताना है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा कमेंट में आंसर करके बताइए ज़रूर। चलिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया या फिर कोई सुधार करने की ज़रूरत हो, या फिर किस तरह की इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं हमें। ठीक है, तो के लिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, धन्यवाद।